तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूं। और एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट IIM लखनऊ के अंतर्गत आया है मेरे पास, डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क असेसमेंट का। और काफी मेहनत लगी इस प्रोजेक्ट को अचीव करने में। इसका डॉक्यूमेंट मैं आपको अटैच कर दूंगा इसी वीडियो के नेक्स्ट ही क्षण में, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं बेसिकली। तो प्रूफ के साथ देना कोई चीज एक अलग ही खुशी होती है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, बेसिकली वो लेक्चर तो एक बच्चे ने पूछा था एक प्रॉब्लम मेल पर, तो उसके रिगार्डिंग वो लेक्चर बना है। लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो के आरंभ में ही मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा खुशी, इसे कहते हैं ना कि खुशी, ये अचीवमेंट जो है वो खुशी खासतौर से बांटने पे बढ़ती है। तो मेरे सभी ये सारा मेहनत जो है, ये मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और सभी जो लिस्टेड व्यूअर्स हैं जो व्यू करते हैं मेरे वीडियोस को, उनको समर्पित है। उन्हीं की अच्छी वेल विशिंग के कारण ही मुझे अचीवमेंट ये मिला है और इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो आपको मिलेगा, वो जो आज का प्रॉब्लम है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन रोबोटिक सिस्टम के अंतर्गत है। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि कार्टेशियन रोबोट्स आखिर होते क्या है, एंड देन उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, रिवील करेंगे, ठीक है। आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है या कार्टेशियन रोबोटिक सिस्टम का एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा कि कार्टेशियन रोबोट्स कैसे वर्क करते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। मैंने रोबोटिक्स से पहले ही बता रखा है कि बेसिक रोबोट जो है वो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करते हैं। या तो कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन होगा, या सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड थर्ड होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके अलावा और कॉम्प्लेक्स रोबोटिक सिस्टम्स की तरफ जाएंगे तो आर्टिकुलेटेड आर्म हो गया, या स्कारा रोबोटिक्स है, जिस पर के पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उस पर एक न्यूमेरिकल को लेकर। तो आज का जो प्रॉब्लम आया था मेरे पास मेल पर, वो बच्चा एक्चुअल में उत्तराखंड हरिद्वार का है और उसने एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन एज इट इज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि आखिर ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और इस क्वेश्चन में हिडन चीजें भी थोड़ी सी हैं जो मुझे समझानी पड़ेंगी आपको। तो क्वेश्चन बेसिकली, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन लिखा कार्टेशियन रोबोट। कार्टेशियन रोबोट, मैं इससे पहले जब आपको वीडियो कार्टेशियन रोबोटिक सिस्टम का बताया था, बेसिकली अगर हम डिफरेंशिएट करें कि रोबोट उनके एक्सिस पर, उनके कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम पर, तो जो बाइफर्केशन होता है वो 3 बेसिस पर होता है, और उसी 3 बेसिस के बेसिस पर ही 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बने हैं। कार्टेशियन हमारा, अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की,
तो बहुत बेसिक सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है Z, Y एंड X। ये आपका कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन में आता है, ठीक है। जो हम अब तक अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हुए आए हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस 3 डायमेंशनल में, दैट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द कार्टेशियन रोबोटिक सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर रोबोट्स, ठीक है। या इसको हम इसलिए कार्टेशियन रोबोट्स भी कहते हैं जो इसको फॉलो करते हैं। अगर सपोज ये जो आपका सिस्टम है ये कहाँ वर्कआउट नहीं करेगा, सपोज कोई हमें एंगुलर मूवमेंट हमें करना है, तो एंगुलर मूवमेंट पे हम इसको मैच नहीं कर पाएंगे। चूंकि एंगुलर मूवमेंट में इसको एंगुलर मूवमेंट को हम इससे मैच नहीं कर पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे, इसी बेसिस पर हम स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 एक्सिस या एक एंगल, इसी तरह सिलिंड्रिकल में एक एक्सिस, 2 पोलर, 2 आपका एंगुलर मोशन। मतलब एंगुलर मोशन को मैप, जितना ज्यादा एंगुलर मोशन होगा उसको मैप करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होगा। अगर एंगुलर मोशन कम है, प्रिज्मेटिक मोशन ज्यादा है, तो उसको करने के लिए हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। इसी के बेसिस पर हम 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को बाइफरकेट करते हैं, कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल। वो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, कभी कोई क्वेश्चन कोई पूछेगा तो उस पर मैं उस चीज को डिफाइन कर दूंगा। तो चूंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, इसका मतलब सीधा सा बात है कि कोई रोटरी ज्वाइंट इसमें नहीं है, सारा प्रिज्मेटिक ज्वाइंट्स है। प्रिज्मेटिक मतलब सारे मोशन इस एक्सिस के टू एंड फ्रो है, ठीक है। जो सारा मूवमेंट हो रहा है वो इसी एक्सिस के टू एंड फ्रो प्रिज्मेटिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो हालांकि इसके पहले वीडियोस में जो वीडियो मैंने अटैच किया है कार्टेशियंस को आपको रियल फील लेने के लिए, ये कार्टेशियन रोबोट्स आखिर किस तरह से उनके ज्वाइंट्स वर्क करते हैं। तो बहुत सिंपल XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है और सिंपल इसमें प्रिज्मेटिक ज्वाइंट्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अ कार्टेशियन रोबोट हैज अ स्लाइड विद अ टोटल रेंज ऑफ 1.2 मीटर। टोटल रेंज मतलब उसकी मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ इट्स आर्म जो है 1.2 मीटर हो सकती है, ठीक है। टोटल रेंज ऑफ कार्टेशियन रोबोट इज 1.2 मीटर गिवन एंड इट इज डिजायर्ड दैट इट विल हैव अ कंट्रोल रिजोल्यूशन ऑफ 4.6 mm। अब ये भाई कंट्रोल रिजोल्यूशन क्या है, एक नई चीज है। इसमें 2 तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, एक कंट्रोल होता है, एक स्पेशियल रिजोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे चूंकि कंट्रोल रिजोल्यूशन की बात की गई है तो हम कंट्रोल रिजोल्यूशन ही के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोल रिजोल्यूशन का मतलब सीधा सा किसी भी रोबोट के लिए होता है और कार्टेशियन के लिए स्पेशली। मैंने यहाँ देखिए ध्यान से, अगर थोड़ा सा कैमरे को टिल्ट करें तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक आपका रोबोट बनाया है, दैट इज अ सिंपल कार्टेशियन रोबोट, और ये इसके ज्वाइंट्स हैं, ये इसके लिंक्स हैं, ठीक है। तो कंट्रोल रिजोल्यूशन का सीधा सा तात्पर्य होता है कि हम उसके जो ज्वाइंट्स को हम अगर रजिस्टर करें, ये ज्वाइंट्स का मैक्सिमम इलोंगेशन से लेके मिनिमम इलोंगेशन को हम उसकी ट्रेजेक्ट्री बनाएं और उस ट्रेजेक्ट्री को उस सक्सेसफुल पॉइंट तक पहुंचने के लिए, या उसके आर्म्स को उस सक्सेसफुल, सपोज दिस इज आवर टारगेट पॉइंट, ठीक है। इस आर्म को, इस एंड इफेक्टर को इस टारगेट तक पहुंचने के लिए इसके ज्वाइंट्स को कितना इलोंगेट होना पड़ेगा, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार, प्रिज्मेटिक ज्वाइंट्स के अनुसार कितना इसको इलोंगेट होना पड़ेगा, जिससे कि ये मिनिमम, या कह सकते हैं मिनिमम डेविएशन से, या कह सकते हैं हाईली प्रिसाइज वे में इस टारगेट तक पहुंच पाए। इसको हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं, दैट इज द टारगेट, ठीक है, टारगेट पॉइंट। ये हमारा टारगेट पॉइंट है। इस एंड इफेक्टर को क्या करना है, इस यहां तक पहुंचना है। तो इस एंड इफेक्टर को इस टारगेट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितने आइडेंटिफिएबल पॉइंट्स हम रजिस्टर करें अपनी कंट्रोलर की बिट स्टोरेज मेमोरी में, जिससे कि क्या हो, ये एंड इफेक्टर इस टारगेट पॉइंट तक पहुंच पाए, ठीक है। तो ये जितना हम जो है कह सकते हैं कि इस मूवमेंट को जितने भी हम छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट सकें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि ये आइडेंटिफिएबल हो। आइडेंटिफिएबल का मतलब कि सपोज इस एंड इफेक्टर को यहां तक पहुंचने के लिए हमारे इस आर्म को या इस ज्वाइंट को यहां पे आना पड़ता है, इस ज्वाइंट को यहां पे आना पड़ता है। फर्दर कोई ज्वाइंट होता, क्योंकि ये तो बेस है तो मूव नहीं करेगा, तो इस तरह से ये
तो एंड इफेक्टर क्या है, अगर इसको यहां तक टारगेट पॉइंट तक पहुंचना है तो इसको यहां आना पड़ेगा, इसको यहां आना पड़ेगा। ऐसे ही इन पॉइंट्स को, इन जॉइंट्स के जो पैरामीटर्स हैं, इनको हमें कंट्रोल मेमोरी में रजिस्टर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो हमारी ट्रेजेक्ट्री बनेगी कैसे। या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर सुपरवाइज से हम अगर बात करते हैं, थोड़ा कंप्यूटर साइंस की तरफ अगर हम बात करें कि हम किसी बच्चे को या किसी मशीन को अगर लर्निंग फेज में लेके जाते हैं, उसको सिखाते हैं कोई काम करने के लिए, तो ह्यूमन माइंड तो अपने आप ब्रेक पॉइंट्स बना लेता है, लेकिन मशीन्स को ब्रेक पॉइंट आपको स्टोर कराना पड़ेगा कि इस हैंड को अगर हमें वहां तक ले जाना है तो ये ज्वाइंट कितना मूव किया, फिर रिस्ट वाला कितना मूव किया, और उसको सक्सेसिव रजिस्टर्स पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कंट्रोल रिजोल्यूशन दिया 4.6 mm, डिटरमाइन द बिट स्टोरेज कैपेसिटी विच द कंट्रोल मेमोरी मस्ट पोजेस टू एकोमोडेट दिस लेवल ऑफ प्रिसीजन। इस प्रिसीजन को अचीव करने के लिए कितने बिट स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, या कितने बिट्स चाहिए, हम कह सकते हैं कितने बिट्स चाहिए जो इसके ज्वाइंट्स की ज्वाइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को रजिस्टर कर सके, सो दैट वो आर्म जो है वो टारगेटेड पॉइंट पर पहुंच पाए। ठीक है, तो अब कंट्रोल रिजोल्यूशन की बात हुई है, तो कंट्रोल रिजोल्यूशन की डेफिनेशन मैं थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सोचा कि आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देता हूं। तो डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल रिजोल्यूशन, सिस्टम्स कैपेबिलिटी। सिस्टम्स कैपेबिलिटी के अंदर दोनों ही आएगा कि कंट्रोलर्स कैपेबिलिटी प्लस कंट्रोलर की कैपेबिलिटी प्लस पोजीशनिंग डिवाइस की कैपेबिलिटी। ठीक है, कंट्रोलर की और जो पोजीशनिंग डिवाइस है, कौन सा पोजीशनिंग डिवाइस क्या हो सकता है, एक्चुएटर्स हो सकते हैं जो टारगेटेड पॉइंट पर एक्चुएट करें कंट्रोलर के हिसाब से, सो दैट कि हमारा टारगेट पे हमारा आर्म जो है या एंड इफेक्टर पहुंच पाए। ठीक है, तो सिस्टम्स कैपेबिलिटी, सिस्टम कैपेबिलिटी, कंट्रोलर कैपेबिलिटी प्लस पोजीशनिंग डिवाइस कैपेबिलिटी दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं टू डिवाइड द रेंज ऑफ टोटल मूवमेंट। टोटल मूवमेंट वहां तक पहुंचने के लिए जितने सक्सेसिबल पॉइंट्स हैं उनको रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, टू डिवाइड टोटल द रेंज ऑफ टोटल मूवमेंट इनटू क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब पॉइंट्स में हमें इसकी जो आपने देखा होगा यहाँ पर, जो मैं देख लीजिए यहाँ पर, ये जितने भी ज्वाइंट्स का मोशन है, ज्वाइंट्स किस किस एक्सेस, सपोज ये ज्वाइंट जो था वो x1, y1 पे था, ये वाला x2, y2 पर है। ठीक है, पहले क्या था, x0, y0 पे था, ये किस पे, ये वाला पॉइंट पहले किस पे था, सपोज x', y' पे होगा। तो इस x0, y0 से x1, y1 तक का ये डिस्टेंस, इसी तरह x', y' से x2, y2 तक का डिस्टेंस, ये इसका एवरेज निकाला जाता है, तभी कंट्रोल रिजोल्यूशन निकालता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल रिजोल्यूशन निकालने का तरीका प्रैक्टिकली है। अब हमने क्या किया, फॉर्मूला बना लिया। हमने क्या किया, कंट्रोल रिजोल्यूशन, यहां पर भी लिखा है कंट्रोल रिजोल्यूशन रेंज ऑफ मूवमेंट। कौन सा रेंज ऑफ मूवमेंट, टोटल रेंज ऑफ मूवमेंट, टोटल रेंज ऑफ मूवमेंट अपॉन 2 की पावर n। क्यों, क्योंकि अभी हम बाइनरी सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसलिए 2 की पावर है। तो अगर n क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स डिवोटेड टू अ ज्वाइंट। ज्वाइंट को देखिए, बार ज्वाइंट मैंने यहां पर पहली बार आया है इस डेफिनेशन में, लेकिन यहां मैं बता चुका हूं पहले कि x0, y0 से किसी टारगेट को अचीव करने के लिए x0, y0 से x1, y1 तक, और x', y' से x2, y2 तक जाने में, ये x2, y2 क्या है, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, तो x0, y0 से x1, y1 और x', y' से x2, y2 तक जाने के लिए जो ज्वाइंट्स का मूवमेंट हुआ, ये इन मूवमेंट्स का एवरेज ले लिया जाता है, और ये एवरेज मिला के, इसीलिए mm में दिया हुआ, ये मिलीमीटर में। ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे रिजोल्यूशन है तो मिलीमीटर में कैसे हो गया, तो मिलीमीटर में इसलिए हुआ क्योंकि किसी टारगेट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो ज्वाइंट्स का मोशन रिकॉर्ड होता है, कि जितना चेंज होता है, कितना डिफ्लेक्ट होता है उसको। अब यहाँ पे देखिए, आप बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मैंने एक्स और वाई एक्सिस ही लिया है, जेड एक्सिस नहीं लिया है। तो एक्स और वाई को जेड भी ले सकता है। अभी हम 2D प्लेन पे बता रहे हैं इस चीज को, इसीलिए मैंने इसको एक्स वाई से ही लिया है। ठीक है,
तो दिस इज द थिंग। तो ये जो चेंज हुआ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इसका डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। इस जॉइंट में चेंज हुआ कोऑर्डिनेट एक्सिस में, उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। इस तरह सक्सेसफुल तो हमने दो जॉइंट्स को लेके लिया है, जितने भी जॉइंट्स आगे बढ़ेंगे इस तरह से कितना चेंज हुआ, उन चेंजों का एवरेज निकाल के हम कंट्रोल रिजोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन कितने बिट की स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए इनके जॉइंट्स को रजिस्टर करने के लिए, उसका सिंपल फॉर्मूला ये निकाला गया है। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट में लिखा है कि डिवाइड द रेंज ऑफ टोटल मूवमेंट। टोटल मूवमेंट की रेंज को हम रेंज ऑफ टोटल मूवमेंट को हम डिवाइड करेंगे, लेकिन किन पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, वो पॉइंट्स जो हों वो आइडेंटिफिएबल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत स्लाइड चेंज हुआ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल है तो डेविएशन काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिएबल पॉइंट्स में डिवाइड होना चाहिए। कंट्रोल रिजोल्यूशन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, टोटल रेंज ऑफ मूवमेंट बाय 2 की पावर n, वेयर n इज द बिट स्टोरेज कैपेसिटी, नंबर ऑफ बिट्स डिवोटेड टू अ जॉइंट। जब n नंबर ऑफ बिट्स डिवोटेड टू अ जॉइंट हो जाएगा तो 2 की पावर n क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ एडजस्टेबल पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यही चीज हमने यहां लगा दी। देखिए अगर ध्यान से देखें तो टोटल रेंज ऑफ मूवमेंट हमारा दिया हुआ था 1.2 मीटर, यहाँ लिखा हुआ है। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर में, क्योंकि हम अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उठा देता हूं मैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये टोटल रेंज ऑफ मूवमेंट 1.2 मीटर था, मैंने इसको mm में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारा कंट्रोल रिजोल्यूशन 4.6 mm में लिया था। और बाय द रूल ऑफ डायमेंशनलिटी एनालिसिस, जो भी आपका इस फॉर्मूले में जितने भी एंटिटीज हैं सबकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि ये mm में था, इसीलिए हमने इसको mm में कन्वर्ट कर लिया। अब उठा के यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल रिजोल्यूशन की वैल्यू ने 4.6 जो दी थी रख ली है, 1200 mm टोटल रेंज ऑफ मूवमेंट रख दिया है, 1.2 दिया था 1200 mm हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से। अब इसको चूंकि 2 की पावर n है, हमें लॉग लेना पड़ेगा सिस्टम को लीनियर बनाने के लिए, हमने लॉग ले लिया। थोड़ा सा और नीचे करते हैं कैमरा, तो जब लॉग लिया, लॉग बेस ई ले लिया है, ठीक है। तो n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। n log बेस 2 n log टू द बेस e ऑफ 2 log टू द बेस e, जो भी आप 1200 अपॉन 4.6 सिंपल अरिथमेटिक है, लगा दिया। n की वैल्यू निकल आई 8.027। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू चूंकि फ्रैक्शन पार्ट में लिख ली है, इसका आप जो है एब्सोल्यूट क्वांटिटी ले लेंगे 8, क्योंकि 8.026 बिट्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेंस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस 8 बिट स्टोरेज कैपेसिटी इज नीडेड फॉर डिजायर्ड प्रिसीजन। इस पॉइंट तक प्रिसाइजली पहुंचने के लिए 8 बिट स्टोरेज कैपेसिटी कंट्रोलर हमें चाहिए होगा, ठीक है। अब इससे मुझे बहुत ज्यादा आपको, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आपको हर चीज समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और अभी तो जो मैंने आपको ये बताया है, या इसके बारे में जो भी मैंने अभी ज्ञान दिया है, कह सकते हैं बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये एक ईगरनेस, एक उत्सुकता जगा देगा कि आखिर रोबोटिक्स की एक्चुअल स्टडी है क्या। तो इसीलिए जब वो जिस बच्चे ने पूछा है उसको बहुत दिनों से पढ़ रहा होगा, तो उसको तो एक बार में क्लियर हो गया। मैंने जैसे ही उसको दिया, उसने जहां भी उसको कंफ्यूजन था उसने क्लियर कर लिया। लेकिन माइट बी पॉसिबल कि सब बच्चों को समझ में ना आए उस वीडियो को देखने वाले, तो आप लोग काम कर सकते हैं कि कंट्रोल रिजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो तो मैं तो अवेलेबल हुई। एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं, आपको आपके सामने लाऊं इस चीज को, तो इसी के लिए ये क्वेश्चन को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो इसी के साथ वीडियो लेक्चर खत्म करता हूं। कोई डाउट्स हो तो मेल और व्हाट्सएप कांटेक्ट आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन जैसे लोग पूछते रहते हैं वैसे ही क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू।